हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत 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 स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह एचओडी फिजिक्स आपके साथ हूं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के साथ वेक्टर शीट के। और ये अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं, उसके सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमको पहले 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 सेकेंड से, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 सेकेंड से। आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, ये बताइए कि हमको सेम फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी या डिफरेंट। बेटा अगर हमने मल्टीप्लाई किया -4 से, तो पहला तो पूछे कि डायरेक्शन का क्या होगा। तो बेटा डायरेक्शन तो रिवर्स कर जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो रिवर्स कर जाएगा और मैग्नीट्यूड तो 4 टाइम्स हो जाएगा। बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर को एक स्केलर से, तो बेटा अगर पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, अगर नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। 4 है नंबर, तो 4 टाइम्स हो जाएगी इसकी लेंथ, 4 टाइम्स हो जाएगी इसकी लेंथ। तो बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, तो अब 12 लेंथ का मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। और बेटा सेकंड से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड था इसका ए का यूनिट, अब इनटू सेकंड हो गया, किलोग्राम मीटर हो जाएगा खाली। दैट इज यूनिट भी चेंज हो गया, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी भी सेम नहीं मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं बेटा एक फोर्स है 30 न्यूटन का, 18 उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। बेटा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज ये वेक्टर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? बेटा ये दो वेक्टर के सम से मिल रहा है 30 न्यूटन लेंथ का, 30 न्यूटन लेंथ का वेक्टर, 30 न्यूटन मैग्नीट्यूड का वेक्टर। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 स्क्वायर, एफएच स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर विच इज 324 इज इक्वल्स टू 30 स्क्वायर विच इज 900। तो यहां से आप एफएच निकाल लेंगे बहुत इजीली। एफएच क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों? 900 माइनस 324, 900 में से 300 जाएंगे कितना आएगा? 600, 24 और गए 576 का अंडर रूट ऑफ 576। बेटा अंडर रूट ऑफ 576 ये किसके लिए होगा बेटा? 24 का स्क्वायर, ये 24 आ गया एफएच। ठीक है, मैं वैसे भी जानता था 24 ही आना है। क्यों? क्योंकि बेटा मैं ये एंगल देख पा रहा था, साइन थीटा ले रहा था, तो 18/30 आ रहा था। साइन थीटा 18/30 दैट इज 3/5 आ रहा है। बेटा आप ध्यान से देखो, अगर साइन थीटा निकल के आ रहा है 3/5, तो बेटा यहां से साइन थीटा लेंगे तो 3/5 आ रहा है, जिससे मेरे को बहुत आराम से पता लग जा रहा है 37 डिग्री है, तो 30 cos 37 करके भी आप कर सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहे हैं दो वेक्टर है, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है 10 आ रहा है, जब 90 डिग्री पे तो 50 आ रहा है। बेटा इस केस में डिफरेंस होगा, एक 40 होगा एक 30, 40 माइनस 30 10 मिल रहा होगा, और एक बार 40 30 मिलके 50 बन रहा होगा। अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर से 50 बन रहा होगा। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको जस्ट बताने की कोशिश करी कि कैसे करेंगे। बेटा वैसे तो दिख रहा है 40 माइनस 30 10, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 50, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमको फील नहीं आ रही है डायरेक्टली, बेटा 30 40 50 वाला ट्रायंगल तो फटाक से समझ में आ जाता है, लेकिन नहीं आया अगर बाई चांस, तो बेटा कैसे लिख के कैसे कर सकते हैं? आप बोलेंगे P माइनस क्यू। बेटा दो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट 10 आता है जब 180 डिग्री पे है, 50 आता है जब 90 डिग्री पे है। वेक्टर्स जो वेक्टर्स है उनके मैग्नीट्यूड बताने, P माइनस क्यू जो है वो 10 है, और P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो है बेटा वो 50 स्क्वायर दैट इज 2500 है। अब बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? P की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? Q प्लस 10 का स्क्वायर, Q प्लस 10 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 2500। आई बिलीव आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है मुश्किल है तो आइए करते हैं सॉल्व। 2Q स्क्वायर प्लस 20Q प्लस 100, तो ये माइनस 2400 आ जाएगा, और इसके बाद गुस्से में आके वो करिए 2 से डिवाइड करिए, सॉरी यहाँ पे 20Q आना है, तो Q स्क्वायर प्लस 10Q माइनस 1200, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो बेटा फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? मैं जस्ट डायरेक्टली लिखता हूं, Q प्लस 10 आ रहा है, Q प्लस 40, Q प्लस 40 इंटू Q माइनस 30। आप ध्यान से देखिए, आपको ये डायरेक्टली दिख जाएगा। बेटा ये यहाँ पर इसको आप 40 माइनस 30 लिख देंगे, 40 और 30 इसके मल्टीपल हैं, तो बेटा Q अगर 30 आ गया तो P क्या हो जाएगा? 40।
दिख सकता है आपको डायरेक्टली। बेटा ये 0, बेटा q माइनस 40 तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो q माइनस 30 इक्वल टू ही 0 होगा, तो q आ गया 30, q 30 हो गया तो p 40 हो गया। मैं फिर आपको बता रहा हूं बेटा, पहले आपने क्या किया, p और q अपोजिट डायरेक्शन में, p को मैंने बड़े मैग्नीट्यूड का वेक्टर मान लिया, q को छोटे मैग्नीट्यूड का, p माइनस q आ गया 10, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ गया 2500, p की वैल्यू q प्लस 10 यहाँ पे पुट कर दी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, q 30 आ रहा है, ठीक है, फैक्टराइज किया तो q प्लस 14 टू q माइनस 30 इक्वल टू 0, 0 कब होगा बेटा, या तो ये 0 हो या ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड की q का तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस समथिंग तो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या रखा है बेटा, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b जो परपेंडिकुलर है, a का मैग्नीट्यूड 8 है, b का मैग्नीट्यूड 6 है। आपसे पूछा गया है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a वेक्टर के साथ कितना होगा, रिजल्टेंट का एंगल a वेक्टर के साथ कितना होगा। तो प्यारे बच्चों रिजल्टेंट का अगर एंगल बताना है, ये 8 है ये 6 है, ये रिजल्टेंट आ गया, तो tan अल्फा ले लीजिए, खत्म हो गई कहानी, tan अल्फा आ गया 6/8। अब 6/8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3/4, दैट इज अल्फा, tan अल्फा 3/4 किसके लिए होता है, 37 डिग्रीज के लिए। इसके बाद बेटा तीन वेक्टर्स हैं जो कि मतलब ऐसे हैं, r ये परपेंडिकुलर है और एक 45 डिग्री पे, कह रहे हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। बेटा r का तो बेटा क्या आएगा, r√2 आएगा, बड़ी बार सिखा चुका हूं ये बात मैं आपको कि अगर दो वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर, बेटा अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट बीचों बीच से जाता है, और r का r√2 बेटा मैं पहले भी आपको बता चुका था, r इधर गए यहां से यहां पहुंच गए, ये कितना होगा √r² प्लस r², दैट इज r√2। तो r√2 इन दोनों का हटके क्या बनेगा बेटा, r√2 इस डायरेक्शन में, और एक r और था ही, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, r√2 प्लस r, दैट इज r ब्रैकेट में √2 प्लस 1, r ब्रैकेट में √2 प्लस 1। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा, दो वेक्टर्स हैं, कह रहे हैं a प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। ये एक a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, कह रहे हैं a प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। आइए कोशिश करते हैं, a प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, a प्लस बी क्या बन जाएगा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। यूनिट वेक्टर कैसे बताया जाता है, ये तो a प्लस बी आ गया, यूनिट वेक्टर प्यारे बच्चों कैसे निकाला जाता है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है, √4² 16, 16 25, √4² प्लस 5² प्लस 2², 29 प्लस 16 क्या जाएगा 45, √45 आ जाएगा नीचे। पूरा तो नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, इतना तो कर लेंगे ना, √45 इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग, वही आंसर है। √45 को आप लिख सकते हैं 3√5, क्या लिख सकते हैं 3√5। फटाक से अगर आपको नोट कर लेना चाहिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए बच्चों आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, a के कंपोनेंट्स है 4 और 6, a प्लस b के कंपोनेंट्स है 10 और 9, b के कंपोनेंट्स पूछे हैं x और y में क्या होंगे। तो बेटा 4 प्लस 6 ही 10 होगा, b के कंपोनेंट्स डेफिनेटली 6 और 3 होने चाहिए, तभी 4 प्लस 6 मिलके 10 बनेगा और 6 प्लस 3 मिलके 9। और अगर आपको लग रहा हो नहीं हमको ऐसे मजा नहीं है, तो 4i कैप प्लस 6j कैप ये हो जाएगा a वेक्टर। b वेक्टर क्या है, ai कैप प्लस bj कैप मान लीजिए, जहां पर a और b उसके कंपोनेंट्स होगा x और y डायरेक्शन में, और मिलके बन जाना चाहिए 10i कैप प्लस 9j कैप। अगर कंपोनेंट्स रिजल्टेंट के 10 और 9 है तो बेटा इसका मतलब हो गया कि वो 10i कैप प्लस 9j कैप है, यहां से आप a और b निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। हाँ बेटा, अगर कोई वेक्टर को अगर पैरेलल टू इटसेल्फ डिस्प्लेस करते हैं तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। कह रहे अगर उसको रोटेट कर दें तो बेटा चेंज हो सकता है, कह रहे इट इज नॉट चेंज। हाँ रोटेट कर दें अगर 360 से तो वही वेक्टर आ गया, पर बेटा ये कह रहे हैं कि मतलब चेंज होगा ही नहीं, किसी भी एंगल से करें तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो चेंज ना हो, इट मे नॉट चेंज। अगर 360 से चेंज कर मतलब अगर रोटेट करूं तो वेक्टर विल नॉट चेंज। कह रहे हैं इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय आर्बिट्रेरी स्केलर, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के अलावा अगर कोई और हुआ तो डेफिनेट है कि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई यूनिट हुआ तो 1 भी हुआ तो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। बेटा अगर मान लो दो ऐसे हैं वेक्टर्स इस डायरेक्शन में, मान लो ये 10 है ये भी 10 है, तो 10 10 क्या हो जाएगा 20,
अभी मैक्सिमम है, अगर इधर कर लें थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें, अब बताओ ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? बेटा बड़े आराम से दिख रहा होगा कि ये ज्यादा है, 20 ज्यादा है, ये 20 से कम हो गया, क्योंकि ये 10 ये 10 ये कम। एंगल और बढ़ाइए, आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट और कम हो गया। एंगल और बढ़ाइए, अब आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट और कम हो गया। 10 इधर गया फिर 10, एंगल और बढ़ाइए, आप देख सकते हैं रिजल्टेंट और कम हो गया। तो प्यारे बच्चों, जितना एंगल बेटा बढ़ता जाएगा उतना ही रिजल्टेंट जो होगा डिक्रीज कर जाएगा। अगर फॉर्मूले के गुलाम हैं तो आप ऐसा कहेंगे अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पर बेटा ये फॉर्मूले में ज्यादा ना जाइए, फील पे जाइए। मैं आपको क्लास में पहले भी बता चुका हूं थ्योरी पार्ट में, p इधर को है, q इधर भी जा सकते हैं, 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 इधर भी जा सकते हैं। आप कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं सर्कल पे, पर अगर एंगल 0 होगा तो यहां लैंड करेंगे, नहीं तो यहां पे, बढ़ेगा तो यहां पे, यहां पे। जितना एंगल ज्यादा हो रहा है आप देखो रिजल्टेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये मैं आपको बेटा थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका था। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो रिजल्टेंट डिक्रीज करेगा। आप कह सकते हैं थीटा बढ़ता है तो cos थीटा कम होता है, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 60 हाफ होता है, cos 90 0 होता है, उसके बाद नेगेटिव। इसका मतलब थीटा बढ़ता है तो ये वैल्यू कम होती है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, कम होगा, थीटा बढ़ेगा। तो फॉर्मूले से भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इसके बाद प्यारे बच्चों कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कार जा रही है बेटा 50 वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ, फिर लेफ्ट साइड टर्न लिया है ना 90 डिग्री से। कह रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो बेटा ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब vf ये चीज है और vi ये चीज है। तो vf माइनस vi वेक्टर पूछ रहे हैं बेटा। vf वेक्टर बेटा क्या हो गया, ये vf ये हो गया, प्लस नेगेटिव ऑफ vi, नेगेटिव ऑफ vi वेक्टर, नेगेटिव ऑफ vi वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा ये आ गया vf माइनस vi, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये नेगेटिव ऑफ vi वेक्टर है और ये vf वेक्टर है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो बेटा दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं बराबर मैग्नीट्यूड के, बड़ी बार बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है, तो बेटा क्या आएगा 50√2 और डायरेक्शन क्या है साउथ वेस्ट। बेटा नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो बेटा किधर को आ रहा है डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। किधर को आ रहा है डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। इसके बाद प्यारे बच्चों कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, तो बेटा इसका आंसर आ गया 50√2 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये ऑप्शंस मैंने लिख रखे हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स मे बी एबल माइट बी कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अ कार टू इट्स इनिशियल पॉइंट। बेटा एक बार कार 5 चली, फिर 10 चली, फिर 30 चली, फिर 50 चली, क्या कार वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकती है? क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है? बेटा ऐसी चीज हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पर हम पूछते थे क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है, क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ये हमारी प्रैक्टिस शीट का एक क्वेश्चन था पहले पेज का। तो बेटा ये देखें, तो बेटा होता क्या है, ये पहले कार इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर यहां पे आ गई। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल बन जाना चाहिए उन 4 साइड से, और 4 साइड से अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो 3 साइड का जो सम होगा वो चौथी से बड़ा ही होगा, है ना। और यहां पर क्या हो रहा है 5, 10, 30 मिलके कितने होगा बेटा 45। अगर 5 इधर जाए, 10 इधर जाए, 30 इधर जाए तो भी 45 गया। अगर वो 50 वापस भी आएगा तो भी पार निकल जाएगा, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके बाद बेटा ये देखिए 40, 40, 80, 80, 90, 170 अगर एक डायरेक्शन में भी जाए, मतलब सम ऑफ 3 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये तो होना ही चाहिए। तो बेटा ये इन तीनों का सम करिए, 10, 20, 30, 30, 40, 70, 70 के पापा भी 90 के बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, और इसमें 5 + 9 + 9 कितना हो गया 14 और 9 23। हाँ ये जो है वो 16 से बड़ा है, तो इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। ठीक है, तो बेटा सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि अगर ये 3 चीजें जो है इससे तो बड़ी होंगी ही होंगी ना यार, क्योंकि अगर मतलब सीधा भी चले, मान लो कि 5 ऐसे जाए, 10 ऐसे जाए, फिर 10 ऐसे जाए, तो ये हो गया 25, 25 वापस है तो भी 0 हो सकता है। मतलब 3 का सम चौथे से बड़ा या बराबर होगा तभी हो सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हेन 2 वेक्टर्स a and b are added find the magnitude of the resultant vector, sorry the magnitude of resultant vector is always। बेटा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो a + b से तो छोटा ही होगा या बराबर होगा। अगर एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b,
तो मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी और मिनिमम होती है प्यारे बच्चों a माइनस बी। तो लेस देन इक्वल टू a प्लस बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, तो बड़ी सिंपल बात है, मैं बता भी चुका था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वेक्टर में जब एंगल जीरो होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर a इधर को है b अगर इधर को है तो मैक्सिमम वैल्यू अभी आएगी, अगर इधर को है तो कम हो जाएगी। इस सर्कल पे यार तो ये कम 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 और कम। तो बेटा मैक्सिमम कब आएगी, जब एंगल जीरो होगा। मिनिमम कब आएगी, जब एंगल 180 होगा। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बेटा थ्योरी का ही क्वेश्चन है, कई बार कराई हुई बात हो चुकी है। अब तो ये कई बार पूरी फिजिक्स में यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पूछा गया है देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। भाई अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनका एडिशन भी उतना ही आ रहा हो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर और ये उनका सम, बेटा अगर ये तीनों बराबर हैं, ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर है और रिजल्टेंट भी वही आ रहा है, तो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये तो 60 60 60 हो जाएंगे। वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, दो वेक्टर्स के बीच में ये प्लस ये कितना घूमना पड़ेगा 120। तो बेटा वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा 120। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर दो फोर्सेस लग रहे होते 120 डिग्री एंगल पे बराबर मैग्नीट्यूड के, दो वेक्टर्स होते हैं 120 डिग्री एंगल पे बराबर मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट कितना आता है, बीचों बीच से जाता है। रिजल्टेंट किधर से जाता है, बीचों बीच से जाता है, 60 डिग्री पे होता है दोनों से, और उसका मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं बेटा तीन वेक्टर है जिसमें से दो के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और वो 90 डिग्री पे हैं और तीनों का सम जीरो है। तीनों का सम बेटा कह रहे हैं आउट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, टू आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स ओके ऑफ द इक्वल। बेटा कह रहे हैं गिवन a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, तीन वेक्टर्स का सम जीरो है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं आउट ऑफ थ्री वेक्टर्स a b c, टू आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ द टू इक्वल मैग्नीट्यूड of two having equal magnitude, the angle between the two vectors, the angle between the vectors are। बेटा दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और कह रहे हैं तीनों का सम जीरो है और तीसरा जो है उसका मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के जो बराबर वाले हैं उनके √2 टाइम्स है। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कह सकता हूं, अगर दो बराबर हैं तो वो a और a के होंगे और तीसरा a √2 वाला, तीसरा √2 टाइम्स है, तो पक्का है कि a और a √2 बन रहा है, तो मतलब ये 90 हो गया। नहीं आया समझ में, कह रहे तीसरा वाला जो है वो √2 टाइम्स है दोनों के। तो बेटा ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं हो सकता, और अगर a इधर जाए तो ये a √2 नहीं बन सकता। a √2 तो बेटा तभी बनता है, तीसरी साइड a √2 बेटा तभी बनती है क्योंकि बेटा सम जीरो का मतलब जहां से चले थे वहीं आ गए, तो ट्राइंगल बनना चाहिए। और अगर ये a √2 है और ये a है तो ये 90 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल क्या होगा वेक्टर्स के बीच में 90, और यहाँ पे बेटा ये हो गया 45 हो गया, तो एंगल वेक्टर्स के बीच में कितना है 135, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 90, 135, 135। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 90, 135, 135 है ना। एक बार देख लेंगे, मैं फिर बता रहा हूं बेटा दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और तीसरा जो है उसका मैग्नीट्यूड a √2 है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और तीसरे का मैग्नीट्यूड a √2 है। इसका मतलब बेटा साफ साफ है, अगर दो के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, a है मान लो, तीसरा a √2 है और सम जीरो है, तो पक्का है कि वो जो बराबर मैग्नीट्यूड वाले हैं उनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। और ये a √2 आ गया तो ये 45 क्यों हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू a/a, वो तो 1 आएगा, और tan थीटा बेटा 1 किसके लिए होता है बेटा 45 डिग्री के लिए। ये a सोच के देखिए बेटा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये a लेंथ का है, ये a लेंथ का है। अगर ये बराबर साइड्स हैं तो ये एंगल बराबर होंगे, ये 90, इन दोनों का सम 90 है, बराबर है, तो 45 ही तो होंगे भैया। तो घूमना कितना पड़ेगा एक के डायरेक्शन से दूसरे के डायरेक्शन में पहुंचने के लिए 180 माइनस 45, 180 माइनस 40 दैट इज 135, 135 और 90। तीन जो एंगल्स होंगे वेक्टर्स के बीच में, कह रहे हैं हर दो के बीच में एंगल क्या होगा 90, 135 एंड 135। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, नोट कर लेंगे, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे हम फिर। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, आखिरी 5 क्वेश्चन है हमारे सामने। बेटा देखिए
यहाँ पे 2 लेंथ के दो वेक्टर हैं, एक एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ऊपर है, एक एक्स एक्सिस से 60 डिग्री नीचे है। दो वेक्टर बेटा जब बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, 120 डिग्री एंगल होता है, तो रिजल्टेंट जो होता है बीचों बीच से पास करता है और दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही उसकी लेंथ होती है, दैट इज 2। तो बेटा रिजल्टेंट जो आएगा वो 2 सेंटीमीटर का ही आएगा और बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं 6 फोर्सेस लग रहे हैं 9.81 न्यूटन 60 डिग्री सारे के सारे बराबर एंगल पे लग रहे हैं। तो बेटा अगर 6 फोर्सेस लग रहे हैं तो 60 60 60 60 60 60 क्योंकि 360 बाय 6 is 60, तो बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में आते जाएंगे और ये कट क्योंकि 60 60 क्योंकि बेटा 60 60 60 180 आ जाएगा, 60 60 60 180, तो ये 180 पे आएंगे इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अगर ये दोनों लगेंगे FF 180 में तो ये भी कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या आएगा प्यारे बच्चों 0। रिजल्टेंट क्या आएगा 0। अब बेटा 17 इसमें बेटा पता क्या क्या रखा है, ये क्वेश्चन में क्या रखा है, राइट हैंडेड सिस्टम कौन सा है। बेटा मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर x से y की तरफ को फिंगर्स कर्ल करते हैं देन z का डायरेक्शन आता है थंब से, x से y की तरफ फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो ये y बाहर को है, x क्रॉस y z आ रहा है, x से y की तरफ को फिंगर्स कर्ल करो, y बेसिकली ये जो वाली एक्सिस होती है बाहर को होती है, याद आया है ना, तो x से y की तरफ को कर्ल करो तो z की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही, तो ये सही है पहला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो इसका दे रखा है कह रहे कौन कौन से हैं, सेकंड वाले में क्या रखा है इसको z कहो और इसको y कहो, मतलब अब ये जो पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस है वो नीचे है, तो यहां पर भी बेटा x से जब आप y की तरफ जा रहे हैं तो भी z की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरे में कह रखा है बेटा इस तरीके से कह रखा है कि इसको x कह रखा है, इसको y कह रखा है और इसको z, तो x से y की तरफ जाएंगे फिर z की तरफ आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथे में कह रखा है x पीछे वाले को कह रखा है, ये पीछे वाले डायरेक्शन मतलब अंदर वाले डायरेक्शन को x कह रखा है और y नीचे वाले को कह रखा है और z कह रखा है प्यारे बच्चों इसको। अब बेटा x पीछे वाला है y नीचे वाला है, तो x से जब y की तरफ को फिंगर्स करेंगे तो z की तरफ आ रही है, ये भी सही है। फोर्थ वाला भी राइट हैंडेड सिस्टम है, बिल्कुल सही। और फिफ्थ वाला बेटा क्या आ रहा है, फिफ्थ वाले में कह रखा है, आपको थोड़ा सा फिगर देखना पड़ेगा है ना, ये x ऊपर को कह रखा है, y साइड में कह रखा है और z बाहर को कह रखा है, तो यहां से x से y की तरफ जाएंगे तो अंदर को आ रहा है जबकि पॉजिटिव z बाहर को दिखा रखा है, तो पॉजिटिव x से जब पॉजिटिव y की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव z का डायरेक्शन थंब बताता है जबकि वो अंदर को आ रहा है, लेकिन यहां z दिखा रखा है बाहर को, ये बाहर को होता है, इधर वाला अंदर को। लास्ट पार्ट में कह रखा है प्यारे बच्चों की ये x है, ये y है, अच्छा ये तो y ही था और ये z है, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम है या नहीं, x बाहर को, तो x से जब आप y की तरफ को जाएंगे तो आप z बिल्कुल सही डायरेक्शन आ रहा है, तो ये भी सही है। तो खाली एक ही आया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो फिफ्थ वाला था। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, सॉरी सेकंड लास्ट पे पूछ रहे कौन कौन से, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके सुनाता हूं। इन द फिगर व्हिच ऑफ द वेज इंडिकेटेड फॉर कंबाइनिंग द x एंड y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a आर प्रॉपर टू डिटरमाइन द वेक्टर। बेटा ax प्लस ay से वेक्टर बने, इन दोनों के सम तो इधर को आएगा, तो ये नहीं हो सकता, गलत। ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर इज a वेक्टर, बिल्कुल सही। ay वेक्टर प्लस ax वेक्टर इज a वेक्टर, बिल्कुल सही। ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर इज a वेक्टर, बिल्कुल सही। ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, ये तो यहां से आएगा, ये भी नहीं आ रहा है, गलत। तो बेटा कौन कौन सा सही आ गया बेटा अपने पास, 3 4 एंड 6। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b पूछा है आपसे। लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यहां पर बेटा मेरे को कह रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू, मे बी इक्वल टू, पूछा है क्या हो, आइए देखते हैं। तो बेटा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 2b हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। पर यहां पर बेटा हमको जो दे रखा है क्वेश्चन में वो 2b वेक्टर है, तो a स्क्वायर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस 2a इंटू 2b दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। अब बेटा आपको a बाय b निकालना है, बहुत ही सिंपल है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे ये कट जाएगा, 4b स्क्वायर उधर जाके 3b स्क्वायर बन जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3b स्क्वायर, 2ab cos थीटा प्लस 4ab cos थीटा 6ab cos थीटा। अब यहां पर क्या होगा, bb को काट दीजिए, a बाय b क्या आ गया, a बाय b पूछा है वो क्या निकल के आ रहा है, हाफ 1/2 अपॉन cos थीटा। तो बेटा a बाय b की जो वैल्यू आएगी वो हाफ से तो बड़ी ही आएगी, वो हाफ से तो बड़ी ही आएगी, a बाय b की वैल्यू हाफ से बड़ी आएगी। पहला ऑप्शन है 1/4 नॉट पॉसिबल, क्योंकि cos थीटा जो होता है बेटा 1 या 1 से छोटा होगा, 1 अगर 1 या 1 से छोटा होगा तो ये बिल्कुल पक्का है कि अगर 1 से छोटी चीज से डिवाइड करते हैं तो बेटा 1/2 2 आएगा, 1/0.1 10 आएगा, 1/0.2 5 आएगा। तो 1 से छोटी चीज नीचे होती तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो बेटा 0.5 से बड़ा आंसर चाहिए, हाफ से बड़ा चाहिए, 1/4 1/8 हाफ से छोटे हैं, पॉसिबल नहीं है, 1 और 2 है। तो बेटा दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, इधर इट कैन बी 1 और 2 फ्रॉम दी गिवन डेटा। नहीं तो हाफ से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती, नहीं तो हाफ से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक, होप यू अंडरस्टूड। नहीं आए तो बेटा दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, पर सीख के छोड़ेंगे तभी फायदा है, मतलब ये सॉल्यूशंस देखने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं। खाली बैठ के ना देखें, तो पेन हाथ में रखें, एक बार समझें और फिर देखें। बहुत ही सिंपल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा बहुत बार बता दिया, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका a स्क्वायर प्लस 2b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2b cos थीटा। यहां से आपको बेटा a बाय b की वैल्यू निकालनी थी, 1/2 cos थीटा, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 अगर होगा तो हाफ आ जाएगा, हाफ या हाफ से बड़ा हो सकता था, हाफ या हाफ से बड़ा हो सकता था। बहुत ही सिंपल है, आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे, और बेटा पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, कोशिश करें खुद से करने की, तभी आगे बढ़ेंगे। खूब मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट। आइए डॉट प्रोडक्ट की लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, जो डॉट प्रोडक्ट की लास्ट एप्लीकेशन है उसमें मेरे को क्या सीखना है बेटा। a डॉट बी होता है ab cos थीटा, a डॉट बी होता है ab cos थीटा। बोलने के दो तरीके होंगे, या तो ab cos थीटा या a cos थीटा इंटू b। ये क्या बता रहा है, a cos थीटा है, a cos थीटा बेटा a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल a है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, ठीक है। हमेशा लेटर से ही मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं हम लोग। तो a cos थीटा हो गया कंपोनेंट ऑफ a along b या प्रोजेक्शन ऑफ a, जैसे b के परपेंडिकुलर लाइट डाले जो शेडो आएगी, a cos थीटा, तो प्रोजेक्शन ऑफ a along b इंटू b, या कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b along a, b cos थीटा, इधर से लाइट डालो b के परपेंडिकुलर, या मैं कह सकता हूं कंपोनेंट ऑफ b along a, b cos थीटा। बेटा b वेक्टर को कह सकता हूं ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए, b का कंपोनेंट a के along, या b का प्रोजेक्शन a के along इंटू a, या a का कंपोनेंट b के along, a का a वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो a का कंपोनेंट along b इंटू b, तो बेटा a का प्रोजेक्शन इंटू b इंटू a का प्रोजेक्शन along b इंटू b, या b का प्रोजेक्शन along a इंटू a। तो बेटा दो तरीके हैं, और बेटा प्रोजेक्शन होता क्या है, a cos थीटा। अगर कोई कहेगा मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो बेटा कैसे कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, और a cos थीटा इंटू बी कह सकता हूं, a का कंपोनेंट along b, बेटा a वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर एंड दिस इज a cos थीटा, तो कंपोनेंट ऑफ a along b इंटू b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इंटू b, या प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a इंटू a, या कंपोनेंट ऑफ b along a इंटू a। तो बेटा जैसे भी कहें, तो अगर कोई कहे कंपोनेंट ऑफ a along b निकालना है, तो बेटा कंपोनेंट ऑफ a along b निकालना है तो a cos थीटा, जिसको कैसे बोल सकते हैं, a डॉट b कैप, दिस इज कंपोनेंट ऑफ a
along B, है ना, A डॉट बी कैप। क्यों? क्योंकि A का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B कैप। वो तो A और B में जो एंगल होगा वही A और B कैप के बीच में एंगल होगा, जो A और B में एंगल होगा वही A और B कैप के बीच में एंगल होगा। तो बेटा इसलिए ये बिल्कुल सही आएगा। और अगर कंपोनेंट ऑफ B along A बताना है, दैट इज B cos थीटा बताना है, तो बोलेंगे B डॉट A कैप। क्यों? क्योंकि ये B cos थीटा निकल के आ जाएगा फाइनली। ये फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? B cos थीटा, और इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ B along A, कंपोनेंट ऑफ B along A, या प्रोजेक्शन ऑफ B along A। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अगर A का कंपोनेंट बताना है B के along, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में, तो बेटा कैसे करेंगे? A डॉट बी कैप, A cos थीटा बताना है, तो क्या बोलेंगे बेटा? यहां लिख देता हूं, A डॉट बी कैप। अब A क्या है बेटा? 3i कैप प्लस 4j कैप। थोड़ा जगह कम है, ऐसा करते हैं कि इसको रब कर देते हैं। मैं फिर लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, A डॉट बी होता है AB cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ A along B इंटू B, या कंपोनेंट B cos थीटा इंटू AB बोल सकता हूं। कंपोनेंट ऑफ B along A इंटू A बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। A डॉट B क्या चीज है? फिर से बोल दे रहा हूं, ये A है, ये B है। A वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो बेटा ये A cos थीटा इंटू B आ रहा है। कंपोनेंट ऑफ A along B, A cos थीटा, हाइपोटेनियस cos थीटा बेस इंटू B, तो बेटा कंपोनेंट ऑफ A along B इंटू B, या कंपोनेंट ऑफ B along A इंटू कंपोनेंट ऑफ B along A इंटू A। या तो कह सकता हूं ये A cos थीटा इंटू B, या तो कह सकता हूं इधर को कंपोनेंट, ये B वेक्टर को लिख सकता हूं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो बेटा कंपोनेंट ऑफ B along A B cos थीटा इंटू A, डायरेक्टली ऐसा भी कह सकता हूं। और जब मेरे को कंपोनेंट निकालना होगा A का B के along, तो A cos थीटा करना है, A इंटू B कैप कर दूंगा, तो A इंटू 1 इंटू कॉस थीटा आएगा, बिल्कुल वही आ जाएगा। और कंपोनेंट ऑफ B along A निकालना, तो B डॉट A कैप कर दूंगा, B डॉट A कैप कर दूंगा। B का मैग्नीट्यूड इंटू A कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आएगा, तो B cos थीटा निकल के आएगा। तो कंपोनेंट ऑफ A along B क्या होगा? A cos थीटा, दैट इज A डॉट B कैप। जो नहीं चाहिए उसका यूनिट वेक्टर लूंगा ना यार। अगर A का यूनिट वेक्टर ले लिए तो फिर तो A बचा ही नहीं, A cos थीटा कहां से आएगा, है ना। तो बेटा जैसे यहां पर अगर मान लो इसमें A और B में मेरे को कह दे कंपोनेंट ऑफ A along B, तो करना क्या पड़ेगा बेटा? A डॉट B कैप। ठीक है, A क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप डॉट B कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 3। बेटा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3। अब बेटा A का कंपोनेंट आ गया B के लॉन्ग, बेटा कितना आ रहा है? 3 प्लस 4 7। बेटा आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है J कैप का और K कैप का, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 12 19 बाय रूट 3। दिस इज द component of A along B, या projection of A on B. This is projection of A on B, और इसको आप नोट कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।